हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग की ही डिमांड थी कि यूपी टेट के भी क्लासेस करा दिए जाएं यूथ कंपटीशन टाइम्स की, मेरे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आया था, तो मैं आपके लिए ये सीरीज़ लेकर आ गई हूं जिसमें हम यूपी टेट के साइंस वर्ग के लिए यानी विज्ञान, जिनका विज्ञान वर्ग है उनके लिए 6 to 8 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। अब देखिए, आपसे मुझे बस इतना जानना है कि आप नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में हमें ये बता दीजिएगा, इसमें जैसे सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है कि मतलब जैसे 6 to 8 का पूरा पेपर जो आपका 2011 में आया है, 13 में आया है, 14 में आया, पूरा पेपर एक साथ दे दिया है। हिंदी भी, बाल विकास भी, अंग्रेजी भी, गणित और विज्ञान भी, इसके साथ साथ SST भी, सारी चीज़ एक साथ दे दिया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बस इतना बता दीजिएगा, क्या हम CDP अलग पढ़ा दें, हिंदी को अलग से क्लास ले लें, इंग्लिश का अलग से क्लास ले लें और साइंस का अलग से क्लास ले लें, मैथ का अलग से क्लास ले लें, या फिर पूरे सॉल्व पेपर जिसमें 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन एक ही क्लास में सॉल्व करा दिया जाए। कैसे कराया जाए, इन सबको अलग अलग कराया जाए या फिर एक साथ करा दिया जाए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आपको पता होगा कि चूँकि ये हमारा पहला क्लास है तो हम थोड़े से सिलेबस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो होता है, जो आपकी CDP होती है, ये 30 नंबर की आती है। 30 नंबर यानी 30 क्वेश्चन। तो क्या हम पर डे 30 क्वेश्चन CDP का अलग से करें? इसके अलावा बात करें हिंदी की, तो हिंदी भी आपका 30 नंबर होता है और 30 क्वेश्चन क्या हिंदी के अलग से करें? इंग्लिश आपका 30 नंबर 30 क्वेश्चन, ये भी अलग से हो सकता है आपका। उसके बाद अगर आपका साइंस और मैथ है, मैथ और साइंस, जिनका साइंस बैकग्राउंड है उन्हें मैथ और साइंस दोनों करना पड़ेगा, जो आपका 60 नंबर में आता है। और इसके अलावा जो है ये आपका हो गया 30, 30, 60, 30, 90 और 60, जो आपका हो गया 90 और 60 150 मार्क्स के। इस तरह से इसके क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका जो है, अगर आप मैथ और साइंस से नहीं है, आपका SST है, तो यही 60 नंबर में आपका SST आ जाता है। ठीक है, अन्य किसी शिक्षक के लिए अथवा मतलब जैसे कोई भी हो तो ये सब आ जाता है। तो अब आप मुझे इतना बता दीजिएगा कि आपको CDP, हिंदी, इंग्लिश, मैथ एक ही में करना है या फिर अलग अलग करना है। आज हम आपको जो क्लास कराएंगे वो CDP के 30 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और आज फर्स्ट क्लास थी, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा सिलेबस भी डिस्कस कर लिया और आपसे पूछना भी ज़रूरी था। और अब चलिए, ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है, ये 13 नवंबर 2011 को जो यूपी टेट का पेपर हुआ था उसका है। स्टार्ट हम CDP से करेंगे और आज हम केवल CDP के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट का कि आप एक साथ चाहते हैं या अलग अलग, उस हिसाब से हम नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेकर आएंगे। मेरे जो सजेशन है, मेरे हिसाब से अगर आप चाहेंगे तो मैं तो कहूँगी कि CDP का अलग पढ़िए और साइंस का अलग पढ़िए, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग पढ़िए। बाकी आपकी क्या मर्जी है, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह, मतलब बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्यों? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, या फिर प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बुनियादी यानी प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इससे वे अपने आसपास के वातावरण के बारे में जल्दी सीख पाते हैं। ओके, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अच्छी लिखावट, लेखन में अस्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लेखन में अस्पष्टता। श्याम पट्ट यानी जो ब्लैक बोर्ड होता है, इस पर जब आप लिखेंगे तो सबसे जरूरी क्या होता है कि आप जो लिख रहे हैं, जो आपका अक्षर है वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखा रहे, जिससे बच्चों को उसको पढ़ने में आसानी हो सके और उन्हें वो आसानी से और सुगमता से पढ़ सकें। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है। अगर आपकी कक्षा में कोई छात्र है वो देर से आएगा तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे या उस पर ध्यान नहीं देंगे? तो देखिए, एक अच्छे टीचर के क्या गुण होते हैं? अगर कोई बच्चा है लेट से आ रहा है, तब सबसे पहले आप क्या करिए, उसका कारण जानने की कोशिश करिए कि क्यों वो लेट से आ रहा है। ठीक है, उसके पश्चात आप क्या करेंगे, जो उसकी लेट आने की समस्या है, जो उसकी प्रॉब्लम है, पहले वो जान जाइए। फिर उसके समाधान के बारे में सोचिए कि इसकी जो समस्या है इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, जिससे अब आगे से बच्चा जो है क्लास में प्रॉपर आ सके। तो पहला क्या होगा, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा इसके बाद क्या करेंगे, तो आप उसके समस्या के समाधान में जुट जाइए। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है?
विद्यालय में विद्यार्थियों को अभिप्रेरित कैसे करेंगे? चुने गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा या सस्वर अध्ययन द्वारा। देखिए, अब आप अगर चाहेंगे कि इसके जो ऑप्शन मतलब ये ऑप्शन मिटा के हम आपको आंसर कराएं, तो देखिए जो क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में दिए हुए हैं इस तरह से, तो इसके तो आंसर हम छुपा सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिए हुए हैं इसके आंसर छुपाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये स्क्रीन पर इस तरह से पूरी तरह से आ जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सस्वर अधिगम द्वारा। सस्वर का अर्थ क्या होता है? तो सस्वर मतलब होता है प्रवचन, अनुवाद, पठन, ये होता है सस्वर का मतलब अर्थ होता है। तो मतलब आप अपने अनुवाद के द्वारा, अपनी अच्छी वक्तव्य शैली के द्वारा, अच्छी तरीक़ा से बोल के, हर एक चीज़ का अच्छे तरीक़ा से अनुवाद करके बच्चे को आप अच्छे से पढ़ा के उसे अभिप्रेरित कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वो सबसे पहला ये होना चाहिए कि व्यवहारिक जीवन के लिए जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, वो तैयार हो सके। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? जीवन जीने की कला होना चाहिए। व्यवहारिक जीवन किस तरह से जिया जाता है, लोगों से कैसे मिला जाता है, कैसे बात करा जाता है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी तीन के गलत नहीं है कि परीक्षा के लिए भी तैयार करना, सामाजिक जागरूकता भी करना, व्यावसायिक कुशलता भी बताना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है? विद्यार्थी को दंड देना, अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना, इसकी उपेक्षा करना। अब देखिए, कोई बालक है और कोई अवांछित व्यवहार कर रहा है, मतलब अवांछित व्यवहार मतलब कोई गलत व्यवहार कर रहा है, तो क्या करेंगे? अगर आप उसे दंड देंगे तो उसके मन में और घृणा हो जाएगी, वो और उसी तरह के व्यवहार करेगा, सुधरेगा नहीं। अभिभावक को ध्यान में इसे लाना मतलब अभिभावक को बताना कि आपका बच्चा गलत कर रहा है, ये तो सही है, लेकिन काफ़ी हद तक आपको क्या करना चाहिए कि वो ऐसा व्यवहार कर क्यों रहा है, क्यों वो बच्चों से लड़ाई कर रहा है, क्यों वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, उसके कारण को ढूंढना और उसके उपचार का प्रबंध करना, ये सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी बच्चे को सुधारने का। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा, आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, उसे धन्यवाद देंगे, उसे पैसे की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, या उसे बदले में शुभकामनाएं देंगे। मान लीजिए आप एक टीचर हैं और शिक्षक दिवस है, टीचर डे है, बच्चे आपको जो है बधाई पत्र भेज रहे हैं, अब आप क्या करेंगे? उसे कुछ नहीं करेंगे? तो ऐसा तो होगा नहीं, उसे धन्यवाद देंगे। बिल्कुल ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या करेंगे? आप भी औपचारिक रूप से छात्रों को क्या करेंगे? धन्यवाद देंगे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, जब विद्यार्थी असफल होता है तो क्या समझा जाता है? कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है, या व्यक्तित्व असफलता है। देखिए, एक विद्यार्थी की बात की जा रही, कोई एक विद्यार्थी, एक क्लास है, उसमें 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों में से कोई एक या दो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, तो ये पद्धति तो असफल होगी नहीं। बाकी 28 बच्चों ने तो उसी टीचर से पढ़ के सफलता प्राप्त की है। शिक्षक भी तो असफल होगा नहीं, पाठ्य पुस्तकें भी असफल नहीं होंगी, या व्यक्तित्व असफलता होगा। किसी एक व्यक्ति का अपने आप में असफल होना, वो उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, व्यक्तित्व असफलता होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में बहुत सारे कथन कहे गए हैं, जैसे विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जिसके लिए वो सामर्थ हो या सार्थक हो। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखता। जैसे कोई मान लीजिए मंदबुद्धि बालक है, 30 बच्चों की एक क्लास है, इसमें जो है 29 बच्चे पास हो जाते हैं, एक बच्चा फेल हो जाता, और वो बच्चा फेल कौन होता है? कि ये बच्चा मंदबुद्धि है या फिर कहें दिव्यांग है। तो ये बच्चा फेल क्यों हो रहा है? क्योंकि ये शिक्षक इन विद्यार्थियों की आवश्यकता को तो पूरी कर रहा है, लेकिन ये जो बच्चा है इसके अलग डिमांड है, इसकी मानसिक क्षमता अलग है, इसकी शारीरिक क्षमता अलग है, इसको अलग शिक्षक की ज़रूरत है, एक स्पेशल शिक्षक की ज़रूरत है। इसलिए ये बच्चा, ऐसा नहीं है कि ये बच्चा पास नहीं हो सकता, बस क्या करना है, इसको अलग शिक्षक की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप मैं जो समझाने का प्रयास कर रही हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगला क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारिता।
कोई विद्यार्थी है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि वो आज्ञाकारी हो, टीचर की बात को माने, आज्ञाकारिता हो, मानव व्यवहार में सामाजिक प्रभाव का एक रूप हो जिसमें व्यक्ति स्पष्ट निर्देशों या किसी प्राधिकारी व्यक्ति के आदेशों का पालन करता हो, मतलब अपने टीचर के आदेश का, अपने बड़ों के आदेश का, अपने माता पिता के, अपने शिक्षक के आदेश का पालन करता हो, तो उसे आज्ञाकारिता कहते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय में असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे या कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे? देखिए, मान लीजिए एक टीचर है क्लास में, मतलब आप मान लीजिए टीचर हैं और क्लास में पढ़ा रहे हैं, एक स्टूडेंट खड़ा होता है और जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे कुछ अलग क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप क्या करेंगे? कि आप कहेंगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछो? तो नहीं, उस टाइम क्योंकि टॉपिक दूसरा चल रहा है, अगर आप उसके क्वेश्चन का डिस्कस करने लगेंगे तो ये टॉपिक डिस्टर्ब हो जाएगा। उसे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे, वो प्रश्न पूछ सकता है, उसके लिए उसे दंडित भी नहीं किया जा सकता। उसके प्रश्नों का जवाब जो है आप बाद में दे दीजिएगा, जब कक्षा समाप्त हो जाएगी, आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाने के बाद लास्ट में, कक्षा के लास्ट में आप उसके प्रश्नों का जवाब दे दीजिएगा। ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विषय वस्तु से असंबद्ध प्रश्न पूछने पर अध्यापक द्वारा कक्षा के बाद प्रश्न देना सर्वाधिक उचित है, ताकि कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया में किसी प्रकार के अवरोध ना आए तथा अनुशासित रूप से शिक्षण कार्य जो है वो चलता रहे। ऑप्शन डी जो है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, ये जो CDP के क्लासेस हैं ये आपका 1 to 5th और 6 to 8 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि इसको केवल 1 to 5th वाले ही पढ़ सकते हैं या 6 to 8 वाले ही पढ़ सकते हैं, इसको दोनों ही पढ़ सकते हैं क्योंकि CDP का लेवल लगभग सेम ही होता है। ठीक, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्लासेस अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग करा दूँ, जिससे अगर चाहे तो 1 to 5th वाले भी यानी प्राइमरी वाले भी देख सकें, जूनियर वाले भी देख सकें। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक प्रसमान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना क्या संभव है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था क्या होती है? 9 वर्ष से 12 वर्ष का जो अवस्था होता है इसे पूर्व किशोरावस्था कहा जाता है, और ये जो बेचैनी होता है ये इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। इस अवस्था का बालक औपचारिक शिक्षा द्वारा समाज और संस्कृति के कुछ सरल और प्रारंभिक कौशलों को सीखता है। जैसे कौन से वो कौशल हैं? जैसे संबंध निर्माणात्मक, तर्क करने की योग्यता, आत्म अनुशासन तथा सामाजिक अनुमोदन के नियमों का अधिगम करना। ठीक है, ये इसके मतलब इस उम्र में सीखा जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिलता, आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको अलग से टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। जो विद्यालय से विद्यार्थी भाग जाते हैं उसके बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से इसमें जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है कि समस्या के प्रति शिक्षकों को निर्दय अभिवृत्ति। लेकिन और बहुत से कारण होते हैं, जैसे विद्यालय के वातावरण का अप्रजातांत्रिक स्वरूप, यानी कि जो टीचर है वो किसी एक बच्चे को ज़्यादा ध्यान दे रहा है, बाकी को नहीं दे रहा है। छात्रों में सुरक्षा की भावना का अभाव, जैसे उनको मान लीजिए विद्यालय में उनके साथ कोई गलत कर रहा है, उन्हें कोई बुली कर रहा है, कोई कुछ भी उनके साथ गलत हो रहा है तो उससे भी वो विद्यालय से भाग जाते हैं। शिक्षण कार्य का सुचारू रूप से ना चलना, कोई बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड है और टीचर क्लास ही नहीं ले रहा तब भी वो विद्यालय से भाग जाएंगे। छात्रों की समस्याओं के प्रति शिक्षकों की असंवेदनशील रवैया, मतलब छात्र जो है अपने बारे में बता रहे हैं लेकिन वो असंवेदनशील रवैया, मतलब टीचर उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, यानी कि समस्या के प्रति शिक्षकों का निर्दय अभिवृत्ति यानी कि असंवेदनशील रवैया रहे तो भी बच्चे जो है वो भाग जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में शर्म की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए?
शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो देखिए, अगर शिक्षक करेगा तो उस पर कुछ ज़्यादा नहीं करेगा, व्याख्यान से भी नहीं करेगा, लेकिन जब विद्यार्थी को टाइम टाइम से श्रम करने का अवसर मिलेगा ना, तो वो भी जो है श्रम करना सीख जाएगा। और ये अवसर कैसे मिलेगा? जैसे स्कूलों में एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, इन सब कार्यक्रमों में खेल कूद के माध्यम से बच्चों को श्रम करने देने से ना उसको जो है थोड़ा सा उत्साह मिलेगा और वो श्रम करना सीख जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, बाल विकास मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उसमें होने वाला जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को कहते हैं। जब वे धीरे धीरे निर्भरता से और अधिक स्वायत्तता की ओर बढ़ते हैं, अर्थात बच्चा जो है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा नैतिकता के क्रमिक विकास को बाल विकास कहा जाता है। यानी जो बच्चा है वो दूसरों पे डिपेंड होने की बजाय अपने आप पे डिपेंड होने लगता है, तो उसी को क्रमिक विकास कहते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी को बाल विकास कहते हैं। जैसे इसको एक सिंपल भाषा में समझ लीजिए, कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा है, ये माँ पे डिपेंड है। 2 साल का बच्चा माँ पे डिपेंड है। 3 साल का बच्चा धीरे धीरे चलना सीख लेता है, डिपेंडेंसी थोड़ी कम होती है। 4 साल का बच्चा अपने आप से पानी लेके पीना सीख लेता है, डिपेंडेंसी कम होती है। 5 साल का बच्चा अपने सारे काम लगभग स्वयं करने लगता है, इस पर डिपेंडेंसी कम होती है। कहा जाता है 9 से 12 साल तक जाते जाते बच्चा जो है वो अपने सारे काम स्वयं करना सीखने लगता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और इसी विकास को बाल विकास के नाम से जाना जाता है। बाल यानी बालक और विकास यानी विकास, बालक का विकास होना, बाल विकास। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, या परीक्षा में परिणाम में उन्नत होती है, या बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्यों? देखिए, अगर प्राथमिक शिक्षक है, अगर उसे बाल मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है तो वो बच्चों को कैसे समझ पाएगा, उनको क्या ज़रूरत है, उनका व्यवहार गलत क्यों है, उनका व्यवहार सही क्यों है, क्यों, कैसे वो समझ पाएगा? तो बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान होना, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिससे वो अपने शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चला सके, प्रत्येक बच्चे की मनोभूति, मनोइच्छा, मानसिक इच्छा समझकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है मात्रारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अंगीकरण। राधा मुकुंद मुखर्जी ने लिखा है कि मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छा एवं लक्षण है जिनका अंतरीकरण सीखने या सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो बाद में व्यक्तिनिष्ठ मान तथा अभिलाषाएं बन जाती हैं। अर्थात अगर इसको दूसरे भाषाओं में कहें तो मानवीय मूल्यों का पीढ़ी दर पीढ़ी अंगीकरण होता है और इसी प्रकार उनका विकास भी पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। अगर पूछा जाए इसके बारे में बताया किसने, तो इसके बारे में बताया राधा मुकुंद मुखर्जी ने इसके बारे में बताया। ठीक, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कोई शिक्षक है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए उसे क्या आना चाहिए? बाल मनोविज्ञान की जानकारी तो बहुत ज़रूरी है, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति ये भी आवश्यक है, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत बिल्कुल सही, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी विद्यार्थी को समझने के लिए शिक्षक बाल विज्ञान का समझ होना चाहिए, बच्चों की बुद्धि स्तर की समझ होनी चाहिए, बच्चों की अभिवृत्ति की समझ होनी चाहिए और बच्चों की समस्याओं के बारे में समझ होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं?
बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य कब बनेंगे? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बालावस्था या फिर बाल्यावस्था। तो मैंने आपको बताया था बच्चे सेल्फ डिपेंड कब होने लगते हैं? 9 से 12 वर्ष की आयु में, और 9 से 12 वर्ष की आयु को पूर्व किशोरा अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब, यानी किशोरा अवस्था के पूर्व की अवस्था। तो किशोरा अवस्था यानी एडल्ट अवस्था, जो आपका 14 से 18 के बीच में आता है, 12 से 18, 13 से 18 कह लीजिए, और इसके पूर्व की अवस्था 9 से 12 वाली पूर्व किशोरा अवस्था कहलाती है, और इसी में बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनोचित्रण का संदर्भ है। मनोचित्रण का संदर्भ क्या है? अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक, जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, मन का चित्र खींचना या मन के प्रकार का अन्वेषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मन के प्रकार का अन्वेषण करना ही मनोचित्रण कहलाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा है क्या नहीं है, क्या है और क्या नहीं है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस नहीं वर्ड से आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। अगर आप देख लेंगे कि प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या है, तो आप मार्क करके चले आएंगे, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पूछा क्या नहीं है, तो देखिए विचारों में सृजनात्मकता, ये तो प्रतिभाशाली होने का संकेत है, और आप पहला ही मार्क करके चले आएंगे, बाद में घर आके मिलाएंगे तो कहेंगे ओहो ये क्या हो गया। तो ये चीज़ से बचने के लिए आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। पहला तो सही है, दूसरों के साथ लड़ना यही आपका गलत हो जाएगा, ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर होती है, उनके विचारों में सृजनात्मकता होती है, वो उत्सुक होते हैं, यानी किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, कौतूहल होते हैं, और अभिव्यक्ति में अनूठापन होता है, यानी उनका एक अलग व्यवहार होता है, उनकी एक अलग पहचान होती है, वो अपने आप को अलग तरह से प्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो नहीं होता है दूसरों से लड़ना, ये जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर लड़ाई वगैरह को अवॉइड करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि? बालिका यानी लड़कियों की शिक्षा को महत्ता देना क्यों आवश्यक है? बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमान होती हैं, ये तो कोई तर्क नहीं हो गया। बालिकाएं बालकों में अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक होने की वजह से क्या उनको शिक्षा में महत्व दिया जाए? बिल्कुल नहीं। अतीत में बालिकाओं की बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, ये भी नहीं। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बालिकाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, तथा साथ ही उसमें लैंगिक भेदभाव में कमी आती है। देखिए, अब ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आप कुछ लड़के होंगे उसको ऑब्जेक्शन करेंगे, सामाजिक परिवर्तन में क्या केवल बालिकाएं ही ध्यान देती हैं? तो आप अपने घरों में ऑब्जर्व किए होंगे कि जब कभी एक छोटा बच्चा होता है तो उसके माता और पिता, अगर पिता पढ़ा है, कितना भी इसके पास हायर डिग्री है, कितनी भी नॉलेज है, लेकिन एक बच्चा सीखता किससे? अपनी माँ से। अगर माँ पढ़ी है, माँ शिक्षित है, तो वो अपने बच्चे को शिक्षा देगी, अपने बच्चे को आगे बढ़ाएगी, अपने बच्चे को अच्छे बुरे की ध्यान देगी, यानी सामाजिक परिवर्तन में भूमिका निभाएगी। ये पिता जो होता है, जनरली हमारे समाज में ऐसा होता है कि ये वर्कर होते हैं, मतलब ये काम पे जाते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन बच्चों की जो परवरिश है ऐसा कहा जाता है कि माता ही करती है। इसलिए बालिकाओं का सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बदलाव लाना बालिकाओं का महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। समन्वित शिक्षा की सफलता किस पे निर्भर करेगी? समुदाय के समर्थन पर? बिल्कुल नहीं। पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर ही समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव या फिर निदात्मक शिक्षण? अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निदात्मक शिक्षण। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार निदानात्मक शिक्षण द्वारा किया जा सकता है, तथा साथ ही भविष्य का निर्धारण भी सही दिशा में किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निदानात्मक मतलब कोई विद्यार्थी की जो समस्या है उसको निदान कर दो, उसको दूर कर दो, उसको खत्म कर दो, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, एक शिक्षक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है पुस्तक देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर या कक्षा में भाषण देकर। तो देखिए, भाषण
कुछ समय के लिए काम करता है, बहुत ज़्यादा काम नहीं करता। अच्छा, ये पुस्तक नहीं था, पुरस्कार था। तो पुरस्कार भी ना, पुरस्कार बच्चों को जो है ना, अगर आप किसी बच्चे को पुरस्कार देते हैं तो वो प्रेरित होता है, कहता है अरे वाह ये बच्चा पुरस्कार पाया, अब कल मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, वो मोटिवेट होता है, ठीक है, प्रेरित होता है। तो पुरस्कार देकर जो है आप बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। उदाहरण देंगे, जैसे आप मान लीजिए कोई बच्चा है, आप उसे उदाहरण देंगे कि जैसे कल्पना चावला हम अंतरिक्ष में गई, देखो इतने बड़े बड़े कार्य किए, जैसे नीरज चोपड़ा उन्होंने भाला फेंका, तो बच्चा थोड़ी देर तक तो मोटिवेट होगा, लेकिन फिर उसे, मतलब बच्चा है ना, अभी बालक है, अभी बड़ा तो हुआ नहीं है, यहाँ पे बच्चे के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसे उतना ज़्यादा नहीं होगा। सही मार्गदर्शन भी सही है, भाषण से भी थोड़ी देर मोटिवेशन आती है, लेकिन अगर कोई बच्चा है, क्लास में 10 बच्चे हैं, इनमें से अगर आपने 2 को पुरस्कार दे दिया तो बाकी 8 मेहनत करेंगे कि कल मैं पुरस्कार लेकर आऊँगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावक से बात करेंगे या उसे डांटेंगे? कोई विद्यार्थी है, अगर टीचर का सम्मान नहीं करता तो उसकी उपेक्षा करेंगे, तो ये मतलब फिर आप टीचर और बच्चे में अंतर क्या रह जाएगा? अंक देना ये भी समस्या का समाधान नहीं। उसके अभिभावक से बात करिए, उसे समझाइए, उनके माता पिता से कहिए कि ये बच्चा जो है आपकी उपेक्षा कर रहा है, टीचर को टीचर नहीं समझ रहा है, इसको घर पे उसके माता पिता भी समझाएंगे तो वो उसके हो सकता है कि उसके जो व्यवहार है उसमें सुधार आ सके। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मतलब उनके अभिभावक से कहना और उसकी जो व्यवहारिक समस्या है उसका भी पता लगाना। अगर यहाँ दिया होता कि उसकी समस्या का पता लगाना तो वो भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन के अनुसार सही है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित या फिर अनुभव केंद्रित? शिक्षण का सत्तावादी स्तर ये जो होता है ये शिक्षक केंद्रित होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैसा होता है शिक्षक केंद्रित? अगर आपसे प्रजातांत्रिक पूछ ले तो शिक्षक का प्रजातांत्रिक स्तर जो होता है वो छात्र केंद्रित होता है। प्रजातांत्रिक क्या होता है? छात्र केंद्रित। और सत्तावादी जो होता है वो शिक्षक केंद्रित, ठीक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव और व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा या उपयुक्त सभी द्वारा? तो देखिए, चरित्र का विकास कब होगा? जब आप अपने चरित्र को अच्छा बनाना चाहेंगे, आपकी इच्छा शक्ति होगी, पहला सही है। जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं उनका बर्ताव कैसा, उनका व्यवहार कैसा, इससे भी आपके चरित्र में परिवर्तन देखने को मिलेगा। नैतिकता द्वारा भी, यानी कि उपयुक्त सभी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर और समझ स्तर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, विभेदीकरण स्तर। विभेदीकरण शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है। इसमें छात्रों को बुद्धि लब्धि के आधार पर छोटे छोटे समूह में बांटने की एक प्रक्रिया है। अगर आप बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे उनकी बुद्धि लब्धि के अनुसार, तो बच्चे में जो है हीन भावना आ जाएगी, बच्चे अपने आप को कम महसूस करने लगेंगे, और जो अलग मतलब ज़्यादा बुद्धि लब्धि वाले में रखेंगे वो अपने आप को हायरेस्ट दिखाने की कोशिश करने लगेंगे। तो इसमें क्या होगा, बच्चों में जो है सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा, आपस में बैर हो जाएगा, आपस में प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसका जो है ये शिक्षण अधिगम नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप, अगर कोई विद्यार्थी है वो कक्षा में नहीं आना चाह रहा है, भाग नहीं लेना चाह रहा है, तो आप क्या करेंगे? उससे प्रश्न ही पूछना छोड़ देंगे? जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, या उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है, जिसके कारण वो कक्षा में उपहास का पात्र बन जाता है? उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। कोई विद्यार्थी है, जैसे बच्चे बैठे हैं, पूछा जा रहा है कोई क्वेश्चन, 10 बच्चे हाथ उठा रहे हैं, एक बच्चा नहीं उठा रहा है, तो क्या आप उससे प्रश्न पूछना छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप उससे वही क्वेश्चन पूछेंगे जिसके उत्तर वो दे पाए? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा जो संकोची छात्र होते हैं उनसे तभी प्रश्न पूछना चाहिए जब वह उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। क्यों? इससे क्या होगा, इससे वो जो बच्चा है उसमें धीरे धीरे आत्मशक्ति का संचार होगा और वो कक्षा में क्या होगा, सहभागी बन सकेगा, कक्षा में एक्टिव पार्टिसिपेट कर सकेगा। जैसे कोई बच्चा है जिसको 2 का टेबल याद है, अगर आप और बच्चों से 5 का टेबल सुन रहे हैं और वो बच्चा निरुत्साहित बैठा हुआ है तो आप इससे मत सुनिए। अगर ये बच्चा 5 के टेबल पे उत्साहित हो रहा है 2 के टेबल पे, तो आप सबसे पहले इसी को खड़ा करिए। जब ये इसको टेबल याद है और ये सुना ले जाएगा तो अगले दिन ये मोटिवेट होगा, लोग इसके लिए क्लैपिंग करेंगे, तो इसे भी लगेगा कि हाँ मतलब अब मैं भी क्लास में बोल सकता हूँ। इससे जो है वो धीरे धीरे सहभागी बन पाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी या निर्देशात्मक? तो शिक्षक का जो बर्ताव है वो हमेशा आदर्शवादी होना चाहिए। अगर शिक्षक आदर्शवादी रहेगा तो वो अपने बच्चों को आदर्श के पाठ पढ़ा सकेगा, अच्छी शिक्षा दे सकेगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सीडीपी के फर्स्ट पेपर के 30 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं फर्स्ट क्लास के, और ये क्वेश्चन 2011 में पूछे गए क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्लास आप सीडीपी का 2013 में पूछे गए प्रश्नों को करेंगे। उसके अलावा आप हमें कमेंट बॉक्स में, जो हम लोग बाल विकास का क्लास नंबर 2 पढ़ेंगे, मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि ये जो प्रैक्टिस सेट है आप एक साथ सारा कुछ पढ़ना चाहेंगे या फिर अलग अलग। आप में से नीलम यादव जी का जवाब आया है। नीलम जी हमारे साथ सक्रिय रूप से हर दिन जुड़ी रहती हैं और उनका आंसर आया है कि मैम अलग अलग करा दीजिए। तो उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपको पहले सीडीपी करा देंगे, फिर साइंस करा देंगे, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग करा दिया जाएगा। बस आप पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहिए और हमारे इसी चैनल पर यूपी पीजीटी और इसके अलावा टीजीटी, और बात करें अगर आपके जीआईसी एग्जाम, DSSB, इन सभी की पीजीटी लेवल, पीसीएस लेवल तक की तैयारी बायोलॉजी की बहुत अच्छे से कराई जा रही है। आप उन वीडियो से भी जरूर जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, आपके जो साथी सहयोगी, जो आपके जानने वाले रिश्तेदार, जो भी यूपी टेट का फॉर्म भरे हैं, उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ये आपका अपना चैनल है और आपको जो भी डिमांड होगा, आप जिस बुक से पढ़ना चाहते हैं, जिस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा, बता दीजिएगा। आप हर एक का कमेंट मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि मैंने नीलम जी को कमेंट को ध्यान में रखा, वैसे आप सबकी बातों को मानना मेरा कर्तव्य है। आपका क्या कर्तव्य बनता है? बस अपने इस नॉलेज कॉर्नर परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठा और मानक। कौन सा वो लक्षण है जो मापक उपकरण के लिए सबसे ज़्यादा वांछनीय है, यानी कि सबसे ज़्यादा बेकार है? वांछनीय मतलब होता है बेकार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वैधता। किसी भी मापक उपकरण अथवा विधि में सर्वप्रथम विशेषता यह होनी चाहिए कि वह उस गुण अथवा गुणों का मापन कर सके जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाना है। ठीक है, ऐसे मापक उपकरण को वैध उपकरण कहा जाता है और इस विशेषता को वैधता कहा जाता है, जो किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। कोई भी वीडियो, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी वहाँ पे तत्काल प्रभाव से आपको अपडेट करा दी जाती है। साथ ही साथ हमारे इसी चैनल पे TRE 4.0 की तैयारी कराई जा रही है, तो आप उनसे भी ज़रूर जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्सनट तथा लिकर्ट निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि, अभिवृद्धि, मूल्य या अभिव्यक्ति? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिवृत्ति। सन 1927 में थर्नस्ट ने अभिवृत्ति मापन के लिए तुल्यात्मक निर्णय के नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, जो अभिवृत्ति मापन का पहला परिष्कृत मापक था। और बात करें लिकर्ट की, तो इन्होंने 1932 में लिकर्ट ने अभिवृत्ति मापन की योग निर्धारण विधि का विकास किया था। ठीक है, अभिवृत्ति मापन की योग निर्धारण विधि का विकास किसने किया? तो लिकर्ट ने किया था। और कब किया था? 1932 में किया था। वहीं अगर आपसे पूछ ले अभिवृत्ति मापन के लिए तुलनात्मक निर्णय के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो थर्सनट ने किया था। कब किया था? 1927 में किया था। ये दोनों किससे संबंधित है? अभिवृत्ति से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सुकता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका घटक है? सृजनात्मकता, अभिप्रेरण, रुचि या बुद्धि? उत्सुकता परीक्षण किसका घटक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सृजनात्मकता। देखिए, मनोवैज्ञानिक वेरोन ने, मतलब एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम वेरोन था, इन्होंने सृजनशील बालकों की बहुत सारी विशेषताएं बताई थी, उसमें से सृजनात्मकता एक थी। उसमें जो सृजनशील बालक होते हैं उनमें बहुत सारी मतलब विशेषता होती है। अगर बात किया जाए वो कौन कौन सा होगा, उसमें से उत्सुकता एक है। इसके अलावा स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, जटिल समस्याओं में रुचि, एक साथ अनेक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, मौलिकता से परिपूर्ण उत्सुकता जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है,
तो ये सभी किसके घटक हैं? सृजनशील बालक के घटक हैं। उत्सुकता के अलावा अगर मौलिकता से भरपूर, एक साथ अनेक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, जटिल समस्याओं में रुचि, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, अगर पूछा जाए ये सब किसके घटक है तो सृजनशील बालक के हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है कौन नहीं है, कौन है कौन नहीं है, इस बात पे आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ पूछा जा रहा है कौन नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता और उपयोगिता कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो देखिए, मौलिकता, प्रवाह और उपयोगिता ये तीनों सृजनात्मकता से संबंधित है। जो नहीं है वो है मितव्ययिता। ठीक है, सृजनात्मकता होता क्या है? अगर बात करें सृजनात्मकता की, तो सृजनात्मकता का तात्पर्य क्या होता है? तो सृजनात्मकता का मतलब होता है नए विचारों या उत्पादों का उत्पन्न होना। ठीक है, जिसकी मौलिकता, प्रवाह एवं उपयोगिता एक अनिवार्य गुण है, जबकि मितव्ययिता जो है सृजनात्मकता का गुण नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा कौन सा नहीं है। अगला क्वेश्चन, गैगने निम्न में से किससे संबंधित है? गैगने एक साइंटिस्ट हैं, पूछा जा रहा है ये किससे संबंधित है? अधिगम का श्रेणी क्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन या अधिगम का प्रबंधन? गैगने किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। गैगने जो है वो अधिगम का क्षेत्रीय श्रेणी क्रम से संबंधित है। गैगने द्वारा लिखित एक किताब है जिसका नाम है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इन्होंने सीखने के मूल 8 प्रकारों का वर्णन किया है अपनी किताब में। अगर पूछा जाए गैगने का किताब क्या है, तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग ये इनकी बुक है। और इस बुक में इन्होंने, अगर पूछा जाए सीखने के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है, तो सीखने के 8 प्रकारों का वर्णन किया है, जिसमें सीखने का क्रम जो है इन्होंने श्रृंखलाबद्ध कर दिया है। यानी कि सीखने का एक क्रम होता है, उसको नंबर वाइज लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लगा दिया है। अगर पूछा जाए इस श्रृंखला में सबसे ऊपर और सबसे नीचे क्या आता है, तो देखिए इस श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊपर जो आता है वो आता है समस्या समाधान। क्या आता है? समस्या समाधान। और पूछा जाए सबसे नीचे क्या आता है, तो सबसे नीचे आता है संकेत अधिगम। सबसे नीचे क्या आता है? संकेत अधिगम, या इसी को सांकेतिक अधिगम या सांकेतिक सीखना कह सकते हैं। इस श्रृंखला की मुख्य विशेषता क्या है? तो इस श्रृंखला की जो मुख्य विशेषता है, ये श्रृंखला सरल से जटिल की तरफ गई हुई है। कैसी गई है? सरल से जटिल की तरफ गई हुई है। ये श्रृंखला आपको दिखा देते हैं। ये जो है इनकी बुक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में इन्होंने 8 मूल प्रकारों का वर्णन किया है। उसमें कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे लास्ट में आता है समस्या समाधान, और सबसे पहले है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम के बाद आता है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुभेदन, प्रत्यय और सिद्धांत, और सबसे लास्ट में आता है समस्या समाधान। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला, गैगने किससे संबंधित है? तो ये अधिगम का क्षेत्रीय श्रेणी क्रम से संबंधित है। इनकी किताब क्या है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग इनकी किताब का नाम है। सबसे ऊपर इनकी जो श्रृंखला है उसमें सबसे ऊपर क्या है? समस्या समाधान है। कितने प्रकार के कितने प्रकार के मूलों का वर्णन किया गया? 8 प्रकार के। और सबसे ऊपर क्या है? समस्या समाधान। सबसे नीचे क्या है? संकेत अधिगम। यहाँ से इन टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बुद्धि लब्धि के संबंध में सत्य क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, फटाफट से इसका जवाब दीजिए। और अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को लाइक नहीं करा है, तो फट से कर लीजिए चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक। ऑप्शन है बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित, कलानुक्रमिक आयु से प्रत्यय संबंधित, कलानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमिक संबंधित, बौद्धिक तथा कलानुक्रमी आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित। पूछा गया बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? आपको सत्य बताना है। बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो किसी की
जो सोचने की क्षमता है, बुद्धि लब्धि, ये जानने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको आपने पढ़ा भी होगा। बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। ये होता है, ये जो होता है ये कालानुक्रमिक आयु से मतलब व्युत्क्रमी संबंधित होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमी संबंधित होता है। देखिए यहाँ पे आपको फार्मूला के माध्यम से समझाया गया है। कालानुक्रमिक आयु क्या होता है? वास्तविक आयु। वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु अगर आप निकाल देते हैं तो आपका और इंटू 100 कर देते हैं तो बुद्धि लब्धि निकल के आ जाएगा। आप कह सकते हैं बुद्धि लब्धि जो होता है ये मानसिक आयु के इन प्रोपोर्शनल होता है। बुद्धि लब्धि जो होता है कालानुक्रमिक आयु के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, ये इन प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, अभिरुचि, अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व या दबाव। 16 PF क्या है? 16 P से होता है पर्सनालिटी और F से होता है फैक्टर। इसका प्रयोग जो है वो व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। पर्सनालिटी फैक्टर का प्रयोग जो है वो व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। इस परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो एक साइंटिस्ट थे कैटल के द्वारा 16 PF का निर्माण जो है वो किया गया था। इस परीक्षण के अंतर्गत होता क्या है? तो इस परीक्षण के अंतर्गत 17 वर्ष से अधिक आयु वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो बालक होते हैं, उनके 16 शील गुणों का मापन किया जाता है। अगर पूछा जाए वो 16 शील गुण कौन कौन से हैं, तो वो 16 शील गुण में ऐसा तो पूछेगा नहीं कौन कौन से, लेकिन एक बार आपको बता देते हैं। ईमानदारी, सत्यता, अधिनायकवाद, सत्य, अहिंसा, कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग, परोपकार, समय की पाबंदी, व्यवहार, कुशलता, सामाजिकता, सौम्यता, आत्मविश्वास, प्रभुत्व और उत्साह एवं आत्मगौरव, ये इनके 16 गुण होते हैं और 17 वर्ष से अधिक बच्चों में ये किया जाता है। PF का फुल फॉर्म होता है पर्सनैलिटी फैक्टर और इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कैटल। क्या नाम था? कैटल। यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे हम केवल एक क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकाल रहे हैं। अगर आपको ये मेथड, ये तरीका पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसको चैनल को शेयर भी कर लीजिए। साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों, सभी रिश्तेदारों में शेयर भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल अभी हम लोगों ने देखा, किसने दिया था? कैटल ने। किसने दिया था? कैटल ने। ठीक है, बुद्धि के तरल मोज़ेक मॉडल अर्थात इसे तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत कहा जाता है और ये दिया गया था कैटल के द्वारा। कैटल के अनुसार बुद्धि के 2 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, पहला तरल बुद्धि, दूसरा ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि जो होता है, तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर समस्या को हल करने की योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया, जबकि ठोस बुद्धि की बात करें तो ठोस बुद्धि शिक्षा, परिशिक्षण व अनुभव पर आधारित ज्ञान के आधार पर परिकल्पित किया गया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम साधन क्या है? अगर बच्चों का संज्ञानात्मक विकास करना है तो आप उन्हें क्या उत्तम साधन देंगे? क्या खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर बच्चों का संज्ञानात्मक विकास करना है तो उनको जो है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण बालक के अनुसार बनाकर देना होगा, जहां वो संवेदी सूचनाओं को ग्रहण कर उनका रूपांतरण और विस्तारण कर सके। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता, चालक, प्रेरक या इच्छा? तो देखिए, अभिप्रेरणा जिसे आप मोटिवेशन कहते हैं, ये इच्छा शक्ति से नहीं होगा, प्रेरक से नहीं होगा, चालक से नहीं होगा, ये आएगा आवश्यकता से। अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उसे पाने की इच्छा शक्ति आपकी अपने आप तीव्र हो जाएगी, उसके लिए आप अपने आप उत्सुक हो जाएंगे, अपने आप प्रेरित हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभिप्रेरणा का मूल स्रोत आवश्यकता होती है। अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है? तो किसी कार्य को करने की उत्सुकता। ठीक है, ये अभिप्रेरणा होता है। जब व्यक्ति की आवश्यकता होती है तभी वह किसी कार्य के लिए प्रेरित होता है। और पूछा जाए ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया गया था अब्राहम मैस्लो के द्वारा। किसके द्वारा? अब्राहम
अब्राहम मैस्लो के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं, मतलब अगर आपका व्यवहार किसी तरह का है और उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है तो वो किसके कारण होता है? जिसमें आप लगातार अभ्यास करते जा रहे हैं और परिवर्तन हो जा रहा है तो वो किसके कारण होगा? सीखना, सोचना, क्रिया करना या कल्पना करना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सीखना। ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, आपने नाम सुना होगा, जिनका नाम था किम्बले। किम्बले के अनुसार पुनर्वल्वित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार जन क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी प्रकृति का परिवर्तन ये अधिगम कहलाता है और ये किससे होता है? सीखने से होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान, धारण, पुनर्स्मरण, अभिभूति। कौन सा स्मृति से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिभूति। पहचान, धारण और पुनर्स्मरण का जो सीधा संबंध है वो स्मृति से है, जबकि जो अनुभूति होती है ये विशेष परिस्थितियों में होने वाली एक क्रिया होती है, इसका स्मृति से कोई संबंध नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत या अन्य अंतनोद का सिद्धांत? तो देखिए, मैस्लो जो थे इन्होंने बताया था कि आवश्यकता के अनुसार जो है वो अभिप्रेरणा हो जाती है, और अभिप्रेरणा मतलब किसी कार्य को करने के लिए उत्सुकता, यानी कि आवश्यकता का सिद्धांत। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। मैस्लो ने अभिप्रेरणा के लिए 5 आवश्यकताओं के स्तर बताए थे। 5 आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं? पहली जो है वो शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षात्मक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सम्मान आवश्यकता और आत्मानुभूति, यानी कि व्यक्ति की 5 प्रकार की आवश्यकताएं होती है। पहली, जो उसकी बॉडी डिमांड कर रही हो, यानी शारीरिक आवश्यकता, जैसे उसे खाना है, पीना है, क्या कब खाने के लिए चाहिए, क्या है। और दूसरा सुरक्षात्मक आवश्यकता, यानी कि उससे रहने के लिए घर चाहिए, एक सेफ प्लेस चाहिए। सामाजिक आवश्यकता, समाज में उठने बैठने की आज़ादी चाहिए, लोग उससे बात करें, व्यवहार बनाएं। सम्मान की आवश्यकता, लोग उसे सम्मान दें। और 5वां जो होता है वो आत्मानुभूति। ठीक है, ये 5 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं और यही अभिप्रेरणा का मेन कारण होती हैं ओस्लो के अनुसार। अगला क्वेश्चन, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, अहस्तक्षेपी नेतृत्व या उपयुक्त में से कोई नहीं? कौन सा बेहतर है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। एक प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक, यानी कि जो उच्च पद पर है, उसके लिए विद्यालय परिसर में प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली का होना अति आवश्यक है, जिस कारण छात्रों में सुरक्षा की भावना बनी रहे तथा उनका अधिगम जो है वो भी सुचारू रूप से चलता रहे, तथा विद्यालय के क्रियाकलापों के सफल संचालन में अपने सहयोगी तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती है, जब जो अध्यापक है या वरिष्ठ शिक्षक है वो प्रजातांत्रिक नेतृत्व में होता है, यानी सबके आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, सबके आवश्यकताओं को पूर्ति करने की कोशिश करता है, ये होता है प्रजातांत्रिक नेतृत्व। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य के निकायों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। सैफर, हेडफील्ड, ड्रेवर या लैडेल, किसके द्वारा ये बात कही गई कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है? इस बात को कौन मानता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ड्रेवर। ड्रेवर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना तथा उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? चेस तथा कार्ड, कार्ड यानी वही जो ताश का जो पत्ता होता है वो पूछा जा रहा है। इसको किसमें वर्गीकृत किया जाता है? लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल या गतिमान खेल? तो देखिए, चेस जो है ये बैठ के खेला जाता है, कार्ड भी इसमें गति की कोई ज़रूरत नहीं है, लड़ाई की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रयोग भी नहीं किया जाता। ये बौद्धिक खेल है, यानी दिमाग से खेला जाता है। चेस यानी शतरंज और कार्ड ये दोनों ही बौद्धिक खेल यानी दिमाग से खेलने वाले खेल होते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, अभिवृत्ति संप्रत्यय है
अभिवृत्ति संप्रत्यय क्या है? संज्ञानपरक, क्रियापरक, संवेदनात्मक या ये सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अभिवृत्ति किसी विषय, वस्तु या घटना के प्रति एक तरह का दृष्टिकोण रखने की मानसिक क्रिया है जिसमें संज्ञापरक, क्रियापरक या संवेदनात्मक प्रत्यय पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, या तो ए या तो बी, या ए और बी दोनों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो बुद्धि होती है वो सीखने की क्षमता और अमूर्त चिंतन दोनों की योग्यता ये होती है। ए और बी दोनों होगा, या तो नहीं होगा, या तो नहीं, या दोनों होगा। ठीक है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रीमैन ने बुद्धि को विश्लेषित कर इनको 3 रूपों में परिभाषित किया। पहला अमूर्त चिंतन की योग्यता, सीखने की योग्यता, और तीसरा जो था वो समायोजन की योग्यता। अगर यहाँ पे समायोजन की योग्यता दिया होता तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब हो जाएगा। समायोजन की योग्यता भी, ये भी बुद्धि का ही परिभाषा होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं बहुत मेहनत से, बहुत टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो लाती हूँ और आपके कहे अनुसार ही लाती हूँ। जितना आप कहते हैं उतना आपको पढ़ाया जाता है। जो भी आपकी डिमांड होती है उसे फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश की जाती है जिससे आपको कहीं भी कोई असुविधा ना हो, और इसके लिए आपसे कोई चार्ज भी नहीं लिया जा रहा है। लेकिन आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप कह सकते हैं कि मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें जो यूट्यूब से जो डाटा प्राप्त होता है ना, उसके अनुसार हमारे लगभग 60 से 62% स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो रेगुलर देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता। 0.08 सेकंड का टाइम निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी लगता है कि हाँ, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ लोग हमारी मेहनत को मतलब समझ रहे हैं और उससे हमारे चैनल को आगे, ये देखिए, ये आपका अपना परिवार है नॉलेज कॉर्नर। यहाँ पे आपकी हर एक बात को सुना जाता है, आपके हर एक कमेंट को पर्सनल रिप्लाई किया जाता है। तो इसको ग्रो कराना आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो फट से कर दीजिए, क्योंकि यूपी टेट को फॉर्म भरने वाले लाखों अभ्यर्थी होंगे। तो हम चाहते हैं कि इस सीरीज़ के माध्यम से हमारे इस चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, कहना हमारा काम है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का डैश से है। यानी जिस प्रकार प्रेरणा उपलब्धि से संबंधित है उस प्रकार अधिगम किससे संबंधित है? तर्क, चिंतन, बोध या विवेक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बोध से। जिस प्रकार प्रेरणा उपलब्धि से संबंधित है उसी प्रकार अधिगम जो है वो बोध से संबंधित होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। थर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, पूछा जा रहा है उसका आधार क्या है? शारीरिक गठन और सकल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चिंतन और कल्पना। बात करें थर्नडाइक की तो ये व्यवहारवादी थे। ठीक है, कैसे थे? ये व्यवहारवादी थे और व्यवहारवादी चिंतक थर्नडाइक द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण चिंतन तथा कल्पना के आधार पर किया गया है। अगर बात करें थर्नडाइक की तो थर्नडाइक के अनुसार व्यक्तित्व को 3 प्रकार में बांटा गया है। वो कौन कौन से? तो सूक्ष्म विचारक व्यक्तित्व, विचारक व्यक्तित्व, प्रत्यक्ष विचारक व्यक्तित्व और स्थूल विचारक व्यक्तित्व। इन्होंने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। ये कैसे हैं, मतलब कौन से किससे रिलेटेड है? तो ये व्यवहारवादी से रिलेटेड है। और वो 3 व्यक्तित्व कौन कौन से हैं? सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक और स्थूल विचारक। ठीक, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतीपकारी अवरोध, बोधित अवरोध और प्रत्यक्षी अवरोध? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतीपकारी अवरोध। प्रतीपकारी अवरोध भूलने का सिद्धांत है। इसमें मौलिक रूप से सीखी गई कोई धारणा या अन्य वस्तु, जैसे विषय वस्तु है, उस पर लागू करने में त्रुटि का अनुभव किया जाता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय, यानी कि इनमें से मानसिक विकार के सभी लक्षण हैं एक को छोड़कर। पहला भग्नाशा, तनाव, चिंता, संबंध। तो आप सभी को पता होगा कि
भगनासा क्या होता है? तो भगनासा अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो इसका मतलब होता है भूल और त्रुटि। तो अगर मानसिक विकार होगा तो भूल और त्रुटि होना तो आम बात है, यानी ये मानसिक विकार को दर्शाता है। मानसिक विकार में तनाव भी रहेगा, यानी चिंता भी रहेगी, चिंता भी रहेगा, तनाव भी रहेगा। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा संबंध। मानसिक विकार का संबंध से कोई लेना देना नहीं है, ये मानसिक विकार का लक्षण नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था या वृद्धावस्था? तो आप सभी ने सुना होगा कि जो 18 से या कह सकते हैं 17 से 22 वाली एज होती है जिसे एडल्ट कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं, इसे संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध का एज कहा जाता है। आपने अनुभव भी किया होगा, जब आप 17 से 18 की एज में होते हैं उस समय कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, परिवार से विरोध कर लेते हैं, दोस्तों से लड़ाई कर लेते हैं, ठीक है। और इसी को ही जो है तनाव, संघर्ष और तूफान, विरोध, इन सब का एज कहा गया है। और इसको कहा किसने? इसको कहने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो उन साइंटिस्ट का नाम था स्टैनले हॉल के द्वारा जो है किशोरा अवस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कही गई है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश पर प्रयोग करके किया। यानी सिंपल सा पूछा जा रहा है कि पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था। तो सबसे पहले ये जानिए कि पावलोव ने प्रयोग किसके लिए किया था। तो इन्होंने सीखने के अनुबंध प्रक्रिया का सिद्धांत दिया था, जिस पर इन्होंने प्रयोग करके किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर, डॉग पर इन्होंने प्रयोग किया। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया क्या? तो इस सिद्धांत में उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य स्थापित होना दिखाया गया है। अगर आप दूसरे भाषा में समझना चाहें तो अनुबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य एक साहचर्य स्थापित हो सकता है, यानी एक संबंध स्थापित हो सकता है। और इसका प्रयोग इन्होंने कुत्ते पर किया था। पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया। और किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर किया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीखने के वक्र किससे संबंधित है? यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। सीखने की प्रति सूचक है, सीखने की मौलिकता के सूचक है, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सीखने का वक्र सीखने की प्रगति का सूचक होता है। सीखना कभी एक समान नहीं होता, कभी सीखने में अत्यधिक उन्नत होती है और कभी सीखना जो है वो मंद हो जाता है। सीखना अवरोध भी उत्पन्न हो जाता है। आप सभी ने ये अनुभव किया होगा कि आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो किसी चीज़ को बहुत आसानी से बहुत जल्दी सीख लेते हैं और किसी चीज़ को सीखने में आपको थोड़ा टाइम लगता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है थोड़ा सीखा है और बीच में अवरोध आ जाता है, कोई बाधा आ जाती है और उस पर आप सीख नहीं पाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? 4 ऑप्शन, विषय वस्तु, विद्यार्थी की आयु, व्यक्तित्व भिन्नता, विद्यार्थी की पारिवारिक पृष्ठभूमि। अध्यापन के समय जो टीचर होता है उसमें किसका ध्यान रखना चाहिए? तो व्यक्तित्व भिन्नता का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शिक्षक को जो है वो छात्रों के व्यक्तित्व भिन्नता की जानकारी होना अति आवश्यक है। किस बच्चे को क्या ज़रूरत है, उसकी समझने की क्षमता कैसी है, उसकी शारीरिक ज़रूरत क्या है, इस बात का जब शिक्षक ध्यान रखेगा तो हर बच्चे के डिमांड को फुलफिल करेगा और हर बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा, उसके अधिगम कार्य जो है अच्छी तरह से चल पाएंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, कुर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या संगत कहते हैं। कुर्ट लेविन एक साइंटिस्ट हैं। इनके अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध होता है, यानी मानसिक स्वास्थ्य का किससे संबंध होता है? अभिवृद्धि, स्वीकार्यता, बचने या समायोजन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, समायोजन। वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का संकेत होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन अधिगम के लिए स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या सृजनशीलता। अधिगम के लिए स्वतंत्रता कौन देता है? अधिगम यानी सीखने के लिए। तो सही जवाब ऑप्शन डी, सृजनशीलतावाद।
सृजनशीलता अधिगमकर्ता को नए विचारों या रचनाओं को पैदा करने या उन्हें खोजने के लिए भरपूर स्वतंत्रता देता है, अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है, यानी याद करने की विधि कौन सी है? मिश्रित विधि, विचार सहचार्य विधि, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मिश्रित विधि एवं विचार सहचर्य विधि दोनों स्मरण की मुख्य विधियां हैं। मिश्रित विधि में पहले पूरे पाठ को प्रारंभ से अंत तक पढ़ा जाता है और फिर उसे खंडों में बांटकर उनको किया जाता है। अंत में पूरे पाठ को प्रारंभ से अंत तक फिर पढ़ा जाता है। मतलब पहले पूरा पढ़ लेंगे, फिर उसको अलग अलग पार्ट में बांट लेंगे, उसको याद करेंगे, फिर पूरा एक बार पढ़ेंगे। इसे मिश्रित विधि कहा जाता है। और बात करें विचार सहचर्य विधि की, तो इस विधि में स्मरण की जाने वाली बातों का ज्ञात बातों से संबंध स्थापित कर लिया जाता है। ठीक, और दोनों जो है स्मरण की विधि होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।